Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 18th of December 2020। तो 18 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला सवाल है, व्हाट आर सेफ वाटर रिलीजर यानी कि स्वास एंड सेफ मिनरल मिनिमम एल्यूमिनल यानी कि सफल, ये दोनों क्या है? व्हाट वाई दे वर इन न्यूज़ रिसेंटली? Options are grey water treatment modules, they're less polluting firecrackers, they're habitable outer space environmental modules या artificial intelligence based in irrigation system। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ब्राउन बेयर्स आर एंडेमिक टू हिमालयन रेंज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है हिमालयन ब्राउन बेयर इज लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 72। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। पहला स्टेटमेंट है इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। सेकंड स्टेटमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। Now let me tell you the answers for these questions। आप पॉज करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अगर लिख पाए तो। सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसका आंसर होगा बी, लेस पॉल्यूटिंग फायर क्रैकर्स। स्वास और सफल जो है दे आर द लेस पॉल्यूटिंग फायर क्रैकर्स यानी कि ग्रीन क्रैकर्स के नाम से जाने जाते थे। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था ब्राउन बेयर्स आर एंडेमिक टू हिमालयन रेंज। गलत है स्टेटमेंट ये, क्यों? क्योंकि दे आर एक्चुअली फ्रॉम रशिया, यूरोप, इस वाले रीजन में रहते हैं ब्राउन बेयर्स एक्चुअल में, और हिमालयन ब्राउन बेयर जो है वो शेड्यूल 1 में है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो बी विल बी द आंसर फॉर दिस, टू ओनली। तीसरा सवाल मैंने पूछा था कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो अगेन गलत है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में नहीं बना है, रादर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंतर्गत बना है। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो बना है किसके अंतर्गत बना है? वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बना है। फिर दूसरा जो स्टेटमेंट था वो जरूर सही है कि इसका जो इस बोर्ड का जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, टू ओनली विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट आंसर। आज का जो मैप है वो हम देख लेते हैं। जो आज का मैप है वो टर्की का मैप मैंने लिया, टर्की का पॉलिटिकल मैप, क्योंकि टर्की को अगेंस्ट कल काटसा लगा दिया था अमेरिका ने। तो जल्दी से न्यूज़ में है तो देख लेते हैं। टर्की, सबसे पहले आपको टर्की कुछ फेमस सिटीज़ जैसे कि यहाँ पे इस्तांबुल आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, यहाँ पे टॉप पे इस्तांबुल है, एंड यहाँ पे अंकारा इसकी कैपिटल है। टर्की की जो कैपिटल है वो अंकारा ही है। अर्जुरम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिटी अर्जुरम है ना। और अंटाल्या, एक अंताल्या फेमस प्लेस है अंताल्या। बुरसा इज अनदर प्लेस जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इजमीर, इजमीर भी देखो लिखा हुआ है ना। बीच में अभी यहाँ पे भूकंप के झटके भी देखने को मिले थे, और भूकंप का था। तो जो लोग आप में से दिल्ली में, आई होप यू ऑल आर सेफ, है ना, एंड थोड़ा सेफ्टी, अब आप तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ फिर भी भगवान करे आप लोग सब सुरक्षित रहें, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे अडाना एक जगह फेमस है, अडाना इज अनदर प्लेस विच इज़ देयर। अंताल्या हमने देख लिया, तारसस देख लिया, एंड फिर यहाँ पे बुरसा मैंने बता दिया, इजमीर बता दिया, इस्तांबुल बता दिया। तो फेमस प्लेसेस जो टर्की के अंदर है वो यही है। दो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी जरूर ये टच करता है। ऊपर आपको ब्लैक सी दिख रहा होगा, देखो सबसे ऊपर ब्लैक सी दिख रहा है, तो ब्लैक सी को ऊपर से टच करता है टर्की, और नीचे आपका मेडिटेरेनियन है तो मेडिटेरेनियन को भी टच करता है। तो ये दोनों प्लेसेस है आपको टच करने वाले। तो कंट्रीज कौन कौन से टच करता है? तो देखो अब सबसे पहले अगर आप इसका वेस्टर्न साइड देखो तो यहाँ पे ऊपर बुल्गारिया का पोर्शन टच कर रहा है और ग्रीस का पोर्शन टच कर रहा है। तो ग्रीस और बुल्गारिया का थोड़ा सा पोर्शन टच करता है टर्की। फिर इधर साइड अगर हम ईस्टर्न साइड पे आए, जैसे ईस्टर्न साइड पे जब आएंगे तो देखो ऊपर रशिया को ये टच नहीं करता है, दिस डज नॉट टच रशिया। जॉर्जिया को टच करता है, जॉर्जिया को जरूर टच करता है। आर्मेनिया को टच करता है, अजरबैजान को टच करता है, अजरबैजान का जो नक्शिवन इनक्लेव एक्सक्लेव है उसमें टच करता है। और यहाँ पे जॉर्जिया हो गया, बुल्गारिया, ग्रीस, आर्मेनिया, अजरबैजान। फिर यहाँ पे ईरान को टच करता है, ईरान को टच करता है, और नीचे साइड ये इराक को टच करता है, इराक को, सीरिया को टच करता है, लेबनान को टच नहीं करता है। अगर आप इसके मैरीटाइम बॉर्डर्स देखो तो यहाँ पे साइप्रस दिख रहा होगा आपको, ये साइप्रस दिख रहा है, ये भी न्यूज़ में था अभी रिसेंटली। साइप्रस, टर्की, ग्रीस का एंगल काफ़ी ज़्यादा बुरा फंस रहा था, तो यहाँ पे देख रहे थे आप, ये साइप्रस के साथ ही इसका
क्या है, एक मैरीटाइम बॉर्डर जरूर है। इधर साइड इजिप्ट के साथ मैरीटाइम बॉर्डर है, ऊपर रशिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर है, ये रशिया के साथ भी इसका मैरीटाइम बॉर्डर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस मैप ऑफ टर्की, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है, इसको याद रखिए। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। यहाँ पे सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है फार्मर्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंटिन्यू प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फार्मर्स को वो नहीं रोकेंगे फ्रॉम डूइंग द प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट का ये अभी आया है कि दे विल नॉट स्टॉप फार्मर्स फ्रॉम डूइंग द प्रोटेस्ट बिकॉज इट इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दिस इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज, मतलब जब तक कि अप टू अंटिल द टाइम इट डज नॉट बिकम्स वायलेंट। तो जब तक ये वायलेंट नहीं बनता है ये तब तक आप उनको नहीं रोक सकते हैं। इट इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट एंड दे विल नॉट बी इंटरवीनिंग इन दैट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यहाँ पे लिखा था वी क्लैरिफाई दैट दिस कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर विद द प्रोटेस्ट, दिस कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर विद द प्रोटेस्ट। इंडीड द राइट ऑफ प्रोटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड कैन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बी एक्सरसाइज्ड सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। तो बस वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, वायलेंट एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, पब्लिक के जो नॉर्मल काम है उनमें रोक धाम नहीं होनी चाहिए। एंड जब तक ये पीसफुल प्रोटेस्ट रहता है दे विल नॉट बी स्टॉपिंग दिस प्रोटेस्ट। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। ठीक है, तो अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनको हमको देखना है। सो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे अब आज एक एडिटोरियल आया है इन एग्री, एक सेकेंड, एडिटोरियल के पहले हम न्यूज देख लेते हैं। एक दो और थी जो मैंने बताया नहीं आपको। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 12th गृह यानी कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट। तो गृह रेटिंग समिट हुआ है, 12th गृह समिट हुआ है, तो वाइस प्रेसिडेंट ने उसको इनॉग्रेट किया है। गृह क्या होता है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, याद रखिएगा, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट बोलते हैं। गृह एक इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी है जिसको सेटअप किया था टेरी ने, यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। तो टेरी प्लस आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने मिलकर के इसको स्टैब्लिश किया था गृह को, विच इज अ इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी। इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा तो भाई बनाया क्यों था, क्या इसका पर्पज है? द पर्पज इज टू इवेल्युएट द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग्स बनती हैं उन बिल्डिंग्स का कोड, वो कितना इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल है, कितना समझ रहे हो ना, उनकी सारी चीज़ें। तो इंटायर साइकिल इज बीइंग इवेल्युएटेड बाय दिस गृह एंड ये रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं। गृह रेटिंग्स इसलिए बोलते हैं, गृह रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि कितना इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल है, कितना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट है, कितना क्या है ना। ग्रीन बिल्डिंग्स एंड सस्टेनेबल हैबिटेट्स बनाने के लिए बेसिकली ये प्रमोट करता है। ग्रीन बिल्डिंग्स एंड सस्टेनेबल हैबिटेट्स, मतलब ग्रीन बिल्डिंग्स मतलब कि ज़्यादा आपका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग्स बनाओ, उसमें पेड़ पौधे ऊपर लगा दो, है ना, गार्डन बना दो ऊपर। ये सारी चीजें इसके अंदर है। सेकेंड जो न्यूज है वो है सेंटर फॉर लैंड गवर्नेंस। सेंटर फॉर लैंड गवर्नेंस हैज रिलीज्ड इंडेक्स रैंकिंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ वुमेन होल्डिंग लैंड राइट्स। तो यहाँ पे एक बेसिकली सेंटर फॉर लैंड गवर्नेंस ने क्या किया है, रेटिंग निकाली है कि किस स्टेट में विमेन को कितनी लैंड होल्डिंग्स अवेलेबल है। तो की टेक अवे में यही है कि विमेन जो है दे कॉन्स्टिट्यूट 32% ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर लेबर फोर्स। एग्रीकल्चर लेबर फोर्स का 32% जो है वो विमेन है, लेकिन वो लेबर में कंट्रीब्यूट कितना करती हैं, 55 to 66% फार्म प्रोडक्शन में, लेकिन उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो केवल 12.8% है। तो वुमेन के पास लैंड होल्डिंग केवल 12.8% है, लेकिन वो लेबर फोर्स का 33% कॉन्स्टिट्यूट करती है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद रखें। अब इसी सर्वे में ये पता चला कि जो बेस्ट स्टेट्स हैं फॉर प्रोवाइडिंग अ लैंड राइट्स फॉर वुमेन वो थे लक्षद्वीप एंड मेघालय। लक्षद्वीप एंड मेघालय वर द बेस्ट स्टेट्स फॉर प्रोवाइडिंग लैंड राइट्स टू द वुमेन। एंड जो वर्स्ट स्टेट थे वो थे पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। तो पहले पंजाब को तो पहले वुमेन को लैंड राइट्स देने चाहिए, फिर उनको बॉर्डर पे खड़ा होना चाहिए। तो पहले लैंड राइट्स दे लें और फिर उसके बाद खड़े हो तो ज़्यादा बेटर लगेगा और अच्छा लगेगा, है ना। सो दैट इज द थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं। मैंने एडिटोरियल में आ गए थे अपन लोग, तो एडिटोरियल में चलते हैं। पहला जो एडिटोरियल है वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को लेकर के ही है। अब ये अरुण मोइरा द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है वैसे। सबसे पहले ऑथर बोलते हैं कि इकोनॉमिस्ट बोलता है कि कोई भी इकोनॉमिस्ट है
आज जो ऑथर ने आर्टिकल लिखा उसमें बार बार वही बोलेंगे, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, मतलब सारी बंदूक जो है वो इकोनॉमिस्ट के कंधे पे रख के चला देंगे। तो उन्होंने कहा इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि जो किसान हैं उनके पास रेम्यूनरेटिव इनकम्स नहीं है और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन ऑथर ने ये कहा है कि होता क्या है कि लैंड होल्डिंग्स आर टू स्मॉल फॉर मैकेनाइजेशन, जो लैंड होल्डिंग्स है वो मैकेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो इकोनॉमिस्ट उसके लिए सजेशन देता है कि फिर आप स्केल अप करो, आप होल्डिंग्स बढ़ाओ, स्केल अप करो। लेकिन ऑथर का कहना है कि अगर मैकेनाइजेशन आता है तो इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर स्टैंडर्डाइजेशन आएगा तो फिर मोनोकल्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स हैं कि अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्केल अप करते हो तो आप स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जाओगे, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जाओगे तो आप मोनोकल्चर करोगे, और अगर आप मोनोकल्चर मैंने बोला लेकिन मोनोक्रॉपिंग करोगे। अगर आप मोनोक्रॉपिंग करते हो, लार्ज स्केल में अगर आप स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हो तो उससे फिर इकोलॉजिकल बैलेंस शिफ्ट होता है, क्योंकि इससे जो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा है वो कम रहती है, क्योंकि आपने मोनोक्रॉपिंग की तो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा घट गई। जब डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा घट गई तो जो पेस्ट अटैक है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड पेस्ट अटैक हो जाते हैं और पेस्ट अटैक बढ़ जाते हैं। प्लस अगर आप सेम क्रॉप्स को ही पूरे सॉइल में उगाते रहोगे तो दैट विल लीड टू रिड्यूस्ड सॉइल क्वालिटी एज वेल। तो ऑथर ने कहा कि अगर ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आपको प्रोडक्टिविटी अगर आपको बढ़ानी है तो मोनोक्रॉपिंग करनी पड़ेगी ना भाई। क्योंकि भाई देखो, अगर आपके पास 10 बिस्किट्स हैं, अगर उनको बढ़ाना है तो आपको और बिस्किट्स ही खरीदनी पड़ेगी ना, और नमकीन खरीद के तो आपकी बिस्किट नहीं बढ़ेगी। तो वही वाली बात है कि अगर आपको किसी चीज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको बार बार वही चीज़ उगानी पड़ेगी, और वही चीज़ अगर आप करते जाते हो तो पेस्ट अटैक और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। प्लस आपकी जो सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। प्लस वाटर रिसोर्सेज भी डिप्लीट होते हैं, क्योंकि जो क्रॉप रहेगा वो सेम टाइप से ही वाटर मिनरल रिसोर्सेज सॉइल से लेता रहेगा। ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि ये जो चीज़ मैंने बोली इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो पंजाब में, जहाँ पे वाटर, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कितना ज़्यादा रिड्यूस हो गया, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। इनफैक्ट तमिलनाडु में, आपका हरियाणा में, पंजाब में, इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा पानी का जो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है बहुत ज़्यादा घट गई है। इसके बाद ऑथर ने बोला, कुछ और चीज़ें बोली कि जो नए चैलेंजेस उनको दूर करने के लिए आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल या इकोनॉमीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत नहीं है, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एंड सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है। व्हाट यू नीड इज सस्टेनेबिलिटी, नॉट स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पे जो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट भी आ रहा है, यहाँ पे केवल प्रोडक्टिविटी का इशू नहीं है, यहाँ पे केवल डेवलपमेंट का इशू नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट अलॉन्ग विद इन्वायरमेंट का इशू है। देयरफॉर यहाँ पे आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं बल्कि इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एंड सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाओ। फिर दूसरा जो पॉइंट ऑथर ने लिया है वो है मार्केट एक्सेस का। ऑथर ने कहा कि फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है वाइडर मार्केट एक्सेस से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और यही एक ऑब्जेक्टिव ये फार्म लॉस का, कि अगर ज़्यादा वाइडर रेंज ऑफ मार्केट आपको अवेलेबल रहेंगे तो आपकी इनकम बढ़ सकती है। लेकिन होता क्या है, जनरली इंडियन फार्मर्स ने का एक्सपीरियंस भी रहा है और ये देखा भी गया कि जब भी इस तरीके से आपको ज़्यादा वाइडर और मार्केट, पब्लिक प्राइवेट मार्केट्स मिल रहे हैं, वहाँ पर उनकी बार्गेनिंग पावर ख़त्म होती जाती है। मतलब जो फार्मर्स, उनकी बार्गेनिंग पावर कम होती जाती है, ना कि बढ़ती है। मतलब कि उनको जो ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स वाले रहते हैं ना, ये बहुत, क्योंकि दे आर टू बिग। अगर आप लेज को देखो, अब लेज की कंपनी का कोई मैनेजर किसी आलू उगाने वाले किसान से मिले तो देयर विल बी अ सर्टेन मिसमैच, काफ़ी ज़्यादा मिसमैच है, क्योंकि उसको कितना आलू चाहिए, उसको वो बोलेगा मुझे 10,000 किलोग्राम आलू चाहिए। तो जैसे ही वो 10,000 किलो आलू बोलेगा तो एक तो उस फार्मर की कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, और जितना वो दे पाएगा वो सोचेगा कि चलो ठीक है यार, मैं सारा का सारा आलू इसी व्यक्ति को दे देता हूँ, तो थोड़ा कम प्राइस पे देने के लिए भी वो तैयार हो जाएगा। तो ये चीज़ें रहती हैं कि जब बड़े कॉर्पोरेट्स आ जाते हैं, बड़े बिजनेस प्लेयर्स आ जाते हैं, तो फिर जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाती है। अब इसी चीज का क्या सोल्यूशन ऑथर ने बोला है? इसका सोल्यूशन ऑथर ने बोला है कि स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव्स। यहाँ पे कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, तभी उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। एग्जाम्पल यहाँ पे ऑथर ने दिया है अमूल, यहाँ पे मिल्क का, डेयरी का। इंडिया की डेयरी इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। अगर आप न्यूजीलैंड से कंपैरिजन करो या ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन करो तो हमारी इंडियन डेयरी सेक्टर इज ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है। आवर प्रोडक्टिविटी पर पर्सन प्रोडक्टिविटी इज मच लेसर देन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन फिर भी जो हमारी बार्गेनिंग पावर है डेयरी सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा, दैट्स टू गुड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव। तो ऑथर ने यहाँ पे एग्रीकल्चर के फील्ड में भी यही बात की है
कि देयर इज अ नीड फॉर स्ट्रॉन्गर कोऑपरेटिव, देयर इज अ नीड फॉर स्ट्रॉन्गर कोऑपरेटिव, तो वो आपका जो पॉलिटिकल क्लाउट भी बढ़ता है, मतलब आपकी पॉलिटिकल बार्गेनिंग भी बढ़ती है, प्लस आपकी इकोनॉमिक बार्गेनिंग भी बढ़ती है। तो दोनों चीजें ही इंप्रूव होंगी, पॉलिटिकल बार्गेनिंग भी और इकोनॉमिक बार्गेनिंग भी, ठीक है ना। तो ऑथर ने यही बोला कि आपको पहले कोलैबोरेट करने की जरूरत है एंड यू मस्ट प्रमोट कोऑपरेटिव्स फर्स्ट। फिर ऑथर ने कहा कि जो इंडिया में लो इनकम एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो एक चीज से नहीं है, वो बहुत सारी चीजों का मिक्स है, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट रीजंस। देयरफॉर एक्सपर्ट्स जो हैं अलग अलग डिसिप्लिन्स के, दे मस्ट कोलैबोरेट टू फाइंड सिस्टेमिक सोल्यूशन, उनको सिस्टेमिक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए बाय कोलैबोरेटिंग एंड कोऑपरेटिंग। दूसरे डिपार्टमेंट्स की प्रॉब्लम्स, मतलब सबको मिल करके एक दूसरे के साथ करना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखा जाए यहाँ पे ऑथर ने फिर क्या सजेशन दिया कि इंडियन पॉलिसी मेकर्स मस्ट इंप्रूव देयर एक्सपर्टाइज इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स एंड दे मस्ट अप्लाई द डिसिप्लिन ऑफ सिस्टम थिंकिंग एंड नॉट रिलाई ऑन सिलोड डोमेन एक्सपर्ट्स। मतलब कि ऑथर ने कहा कि आप देखो क्या है कि जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन, दे आर मल्टीपल डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स आर देयर, देयरफॉर आपको सिलोस में रह करके आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। मतलब अगर आप मोनोलिथ टाइप से सोचोगे तो आप नहीं निकाल पाओगे सोल्यूशन, आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ही लेनी पड़ेगी, तभी आप जाकर के सोल्यूशन निकाल पाओगे जो फार्मर्स की प्रॉब्लम है। दैट इज द सोल्यूशन गिवन बाय द ऑथर। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस डू ऑनलाइन क्लासेस पोज। तो यहाँ पे देखो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द चैलेंज ऑनलाइन क्लासेस कौन कौन से चैलेंजेस पोज करते हैं, तो फर्स्ट लिखना आप चैलेंजेस फॉर द टीचर्स, दूसरा लिखना चैलेंजेस फॉर द पेरेंट्स और तीसरा लिखना चैलेंजेस फॉर द चाइल्ड। तो इस तरीके से अगर आप आंसर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको लिखने के लिए आता है कि चैलेंजेस क्या है पोज्ड बाय द ऑनलाइन एजुकेशन, तो यहाँ पे तीनों के लिए चैलेंजेस है, चैलेंजेस फॉर द टीचर्स भी हैं, चैलेंजेस फॉर द चिल्ड्रंस भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं एंड चैलेंजेस फॉर द पेरेंट्स भी हैं। ओके क्या होता है देखो, सबसे पहली चीज कि पेरेंट्स के ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर आता है। जो लोग बड़े फैमिली के नहीं है, जिन लोगों के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड स्मार्टफोन्स, दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड लैपटॉप्स, आईपैड्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो पेरेंट्स के ऊपर पड़ती है कि अननेसेसरी इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है। दूसरी चीज ये होता है कि उनको क्या है कि बहुत ज़्यादा जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हो तो दे विल हैव टू एडजस्ट अ लॉट। अगर कोई बहुत बड़ी फैमिली हो तो कैसे एडजस्ट कर पाएगी, सो ये फैमिली लेवल पे भी चैलेंजेस क्रिएट करने लगते हैं। चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये हैं क्योंकि उनको छोटी स्क्रीन में देखना पड़ता है, न्यूज़ छोटी स्क्रीन में जब अगर वो क्लास छोटी स्क्रीन में पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे, सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट एक तो उनको जो मेडिकल की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो तो ऑलरेडी हो ही सकती हैं, दूसरा जो उनका कंसंट्रेशन स्पैन है वो भी खराब रहता है। सो इंस्टेड ऑफ लर्निंग दे डू नॉट लर्न एंड दे आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन दैट डिवाइस एंड ऑल, ठीक है ना। तो वो कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी हैबिट पड़ जाती है लेस कंसंट्रेशन वाली, और फिर वो आगे जाकर के बाद में जब वो फिजिकल क्लासेस में जाएंगे तो भी उनके साथ वही हैबिट रहेगी, दे विल नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट। तीसरा जो है टीचर्स के लिए हमने जो चैलेंजेस की बात की कि टीचर्स को सबसे पहले तो दे वर नॉट ऑल टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड, क्योंकि कभी भी ये तो क्राइटेरिया रहता नहीं है कि आपको फुल नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, है ना। टीचर्स के लिए ये क्राइटेरिया तो नहीं है, तो वो इस तरीके से नहीं कर पा रहे थे। और 50 साल 55 साल 60 साल की उम्र के जो टीचर्स हैं, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजीज। और हमने कई बार देखा है कि जो आपके काफ़ी इंस्टेंसेस हमने ऐसे देखे जिसमें ये देखने को मिला कि काफ़ी टीचर्स को प्रॉब्लम हो रही थी, दे वर नॉट एबल टू एडजस्ट, दे वर नॉट एबल टू कंडक्ट द क्लासेस एंड ऑल, ठीक है ना। इसके अलावा और भी चैलेंजेस है, जैसे कि फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस तो हैं कि लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। पूरे देश में अगर आप देखो तो अब पीएम वाणी का प्रोग्राम आया ज़रूर है, लेकिन अभी वो भी एप्लीकेबल तो हुआ नहीं है। तो एक तरीके से कहना चाहिए कि पूरे देश में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी ऐसा नहीं है कि कल हम डेटा की बात कर रहे थे कि बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट पूरा प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं। फिर इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि टीचर्स को एक और प्रॉब्लम आती है, लैक ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल दैट कुड बी इजीली डिस्पर्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। मतलब कि किस तरीके से कंटेंट स्टूडेंट्स को देंगे, कॉपीराइटेड का कंटेंट आ जाता है, तो ये सारे इशूज़ भी रहते हैं कि किस तरीके से बुक्स PDF अवेलेबल कराएं, ये भी एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि डिवाइस में प्रॉब्लम, कई बार टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ह्यूमन एरर्स, दूसरा टेक्निकल एरर्स, टेक्निकल ग्लिचेस, ये सारे इश्यूज रहते हैं। तो ऐसे में कंडक्ट
आना क्लासरूम्स बहुत डिफिकल्ट है। और क्लासरूम होती तो बढ़िया क्लास चलती रहती और मैडम और सर जो रहते वो बढ़िया स्वेटर वेटर बुनते रहते कुछ ना कुछ, तो वो ज़्यादा बेटर है ना, बेटर देन दिस, एटलीस्ट बेटर देन दिस, क्योंकि बाकी ग्लिचेस तो नहीं रहते ना उसमें। यही तो रहता है कम से कम कि मैं सोऊंगा और तुम हल्ला मत करना, ठीक है। और ऑथर ने एक और चीज़ कही कि घर में जो प्रॉब्लम होती है, कई लोगों का घर का इन्वायरमेंट जो रहता है दैट इज़ नॉट वेरी कॉन्ड्यूसिव फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न। क्योंकि सही बात है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर घर में हर सुविधा अवेलेबल हो या हर घर बहुत, और कई बच्चे जो रहते हैं देन दे स्टार्ट फीलिंग, मतलब थोड़ा इनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता रहता है, क्योंकि उनको दूसरे बच्चों के घर देखते हैं एंड दे थिंक दैट कि उनके घर कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं, एंड हमारे घर इतने अच्छे नहीं हैं। तो एक तरीके से बच्चों के दिमाग में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना भी आने लगती है। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम विच इज देयर। यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड देन मतलब ये दिक्कत है। एंड देखो लिखा हुआ है, नॉट ऑल स्टूडेंट्स कैन स्विच ऑन देयर वीडियोज इवन इफ दे वांट टू बिकॉज देयर डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस माइट नॉट बी समथिंग दे वांट टू शो। तो कई लोग अपने वीडियोस को ऑन भी नहीं कर पाते इसलिए, और क्योंकि दे विल फील अशेम्ड इफ समवन एल्स सीज देयर एनवायरनमेंट ऑफ देयर हाउस। तो ये कई प्रॉब्लम्स हैं जो कि ऑनलाइन लर्निंग में देखने को मिली है। काफ़ी अच्छा ये जो डिस्कशन था, काफ़ी अच्छा डिस्कशन था, लेकिन ऑथर ने कहा कि कुछ एडवांटेज भी होते हैं। एक दो एडवांटेज भी, ऐसा नहीं कि सब डिसएडवांटेज ही है। एडवांटेज क्या है, क्योंकि देखो सबसे पहला एडवांटेज तो यही कि पैंडेमिक के टाइम में चलो ना से तो अच्छा ही है ना, भागते भूत की तो बोलते हैं ना कि, तो वही वाली बात है कि कुछ नहीं से तो थोड़ा सा अच्छा है, कि कुछ क्लास नहीं लगती उससे अच्छा है। दूसरी चीज़ ये कि एक बेनिफिट शाय स्टूडेंट्स के लिए, जो शर्मीले बच्चे होते हैं ना क्लास के, उनको एक बेनिफिट होता है कि वो वीडियो बंद करके अपने आंसर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत शाय रहते हैं। नॉर्मल फिजिकल क्लासरूम में ना वो कभी आंसर देते हैं ना कभी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन एक ऑनलाइन में उनको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है कि इवन द जो शाय स्टूडेंट्स रहेगा वो भी अपना इस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, चैट्स के थ्रू या चैट के थ्रू अपना सवाल पूछ लेगा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अपना सवाल पूछ लेगा, या अपनी शक्ल दिखाए बिना वीडियो बंद करके बोल देगा लड़की की आवाज़ में। कोई लड़का होगा तो लड़की की आवाज़ में बोल देगा, लड़की होगा तो लड़के की आवाज़ में बोल देगा। भाई जो कोई अगर शर्म आ रही है तो फिर यही करना पड़ेगा ना कुछ। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। इस तरीके से आप कोई चीज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे मूव करते हैं, कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी। अब ये किसके ऊपर लिखा गया ये आर्टिकल लिखा गया है बीएस येदुरप्पा ने। अभी रिसेंटली एक फाउंडेशन स्टोन खोला है 11.5 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का, जो कि बिदादी इन कर्नाटका यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। तो बिदादी कर्नाटका में, याद रखेगा आपका ये प्लांट स्टार्ट किया जाएगा, विच इज एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस 600 टन्स पर डे ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट। पर डे क्या करेगा? 600 टन्स ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट को ये आपका प्रोसेस करेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप तो प्रीलिम्स के हिसाब से इसको नोट कर लो, इस पॉइंट को, कि बिदादी में प्लांट खोला गया है कर्नाटका में। एक 600 टन्स ऑफ वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड एवरी डे, इनऑर्गेनिक वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड एवरी डे, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अबाउट 50 टन्स ऑफ आरडीएफ जनरेट 1 मेगावाट ऑफ पावर। तो अगर आप 50 टन का वेस्ट प्रोसेस करते हो इनऑर्गेनिक वेस्ट को, तो वो 1 मेगावाट पावर जनरेट करता है। इसलिए अगर आप 600 करोगे तो 11, और 650 करोगे तो 11.5, इसलिए 11.5 मेगावाट की ये पावर की कैपेबिलिटी रख रही है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस कैसे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ वेस्ट जनरेट होता है बेंगलोर में वो अच्छा नहीं है। मतलब कचड़े का भी जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है, कचड़ा भी गंदी क्वालिटी का हो रहा है। कम से कम कचड़ा तो अच्छी क्वालिटी का जनरेट करो। दूसरी चीज़ ये कि उसमें स्टिकी मटेरियल ज़्यादा है। अगर स्टिकी मटेरियल ज़्यादा रहता है तो जो कैलोरीफिक वैल्यू रहती है वो घट जाती है, तो वेस्ट टू एनर्जी में वो मज़ा नहीं आ पाता है ना, वो उतना मज़ा नहीं आता जितना आना चाहिए। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट इश्यूज़ जो कि चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आपको मेन याद रखना है कि क्या है कैसे है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। इसरो लॉन्चेस सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन। अब इसरो का PSLV C50 मिशन गया था, PSLV C50 मिशन, जिसमें कि हमारी CMS-01 सैटेलाइट गई है, ठीक है ना। क्या नाम है? 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, CMS-01 जिसको बोलते हैं। इट वाज ऑन बोर्ड PSLV C50। जो ये PSLV C50 था ये एक्सेल क्लास का था, एक्सेल वर्जन था। एक्सेल वर्जन जो इसरो का होता है PSLV का, उसमें 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देयर आर 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स इन द एक्सेल वर्जन, याद रखेगा। बाकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं आप बताइए मुझे। मैंने लगभग 6 से 7 बार बताया हुआ है ये।
10-20 नहीं बताया, लेकिन 6 से 7 बार कम से कम बताया कि एक्सेल के अलावा कौन कौन से टाइप होते हैं, है ना। तो कोर टाइप क्या होता है, क्या, इस तरीके से आप एक बार देखना, है ना। एक्सेल वर्जन में 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स होते हैं। तो CMS-01 क्या है? CMS-01 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है which is envisaged for providing services in extended C band of frequency spectrum, and its coverage will include the Indian mainland and the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. तो Indian mainland plus Andaman and Nicobar Islands प्लस लक्षद्वीप तीनों को कवर करेगा ये, है ना। और सी बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ये कम्युनिकेट करेगा। CMS-01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, याद रखेगा, ठीक है ना। इसको कहाँ इंजेक्ट? सब GTO ऑर्बिट में, है ना, सब GTO ऑर्बिट में इसको रखा गया है, सब GTO ऑर्बिट में CMS-01 को। अब इसके बाद PSLV C-51 मिशन भी आएगा। PSLV C-51 मिशन इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज इट वुड कैरी द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट अंडर द स्पेस रिफॉर्म प्रोग्राम अनाउंस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो PSLV C-51 वुड बी स्पेशल मिशन बिकॉज इट वुड कैरी द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट को ले जाएगा C-51 वाला, जो अगला मिशन आएगा, ठीक है ना। कौन सी सैटेलाइट जाएगी? पिक्सेल इंडिया नेम्ड आनंद। पिक्सेल इंडिया की सैटेलाइट है, आनंद नाम से जाएगी। पिक्सेल इंडिया की सैटेलाइट आनंद नाम से जाएगी, विच विल बी ऑन बोर्ड C-51, है ना। दिस इज द फर्स्ट अमंग सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स टू बी लॉन्च्ड। एंड 2 और सैटेलाइट हैं जिसका नाम है सतीश सैट फ्रॉम स्पेस किड्स इंडिया एंड यूनिटी सैट फ्रॉम कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटीज विल बी लॉन्च्ड। तो सतीश सैट फ्रॉम स्पेस किड्स इंडिया एंड यूनिटी सैट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो ये कुछ चीजें रहेंगी जो कि C-51 वाले मिशन में रहेंगी, इंपॉर्टेंट है। तो अगला मिशन और इंपॉर्टेंट है। मेडिटेट ऑन दिस योगासना इज नाउ अ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे सेंटर ने जो क्या किया, इट हैज रेडीड एंड कुल मिला के एक्सेप्ट कर लिया है फॉर योगासना टू बी ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट इन द कंट्री। इंडिया में योगासना विल नाउ बी ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट एंड ऑफिशियल्स ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड आयुष मिनिस्ट्रीज। तो कुल कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेट कर रहे हैं? यूथ अफेयर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड आयुष मिनिस्ट्रीज। दे हैव अनाउंस्ड हियर ऑन थर्सडे विद द प्लान टू टेक इट ग्लोबल। तो ग्लोबल लेवल पे ले जाना है इसको, और इसीलिए योगासना को प्रमोट करना है ग्लोबल लेवल पे भी। तो अगर ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करना है, पहले अपनी कंट्री में करना पड़ेगा। तो योगासना इज नाउ एन ऑफिशियल स्पोर्ट्स, है ना। देखो लिखा है, द नेशनल बोर्ड फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी इन 2019 रिकमेंडेड दैट योगा एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। तो नेशनल बोर्ड फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी ने 2019 में बोला था कि भाई योगासना को एक ऑफिशियल स्पोर्ट्स बनाओ अपनी कंट्री में। तो वो चीज अब कर दी गई है, ठीक है ना। इंडिया रैंक्स 111 आउट ऑफ 162 नेशंस इन फ्रीडम इंडेक्स। अब एक जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है वो रिलीज किया गया, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 111 निकली 162 नेशंस में। इंडिया की रैंकिंग कितनी निकली है? 111 निकली है 162 देशों में, 162 में 111। ये जो पर्सनल फ्रीडम या ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है, ये निकालता कौन है? इसे निकालता है केटो इंस्टीट्यूट विद फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट है ना, उसके साथ केटो इंस्टीट्यूट मिलकर के निकालता है, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। WHO टू प्रूव वायरस ओरिजिन्स इन चाइना। WHO की टीम जाएगी 12 से 15 एक्सपर्ट्स की, है ना, वहाँ पे चाउमीन खाने जाएगी और वो पता करेगी कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका, है ना। चाउमीन खाएगी, चूहे खाएगी, ये भी नहीं पता। आगे मूव करते हैं। अलीबाबा टेक कैन रिकॉग्नाइज उइघुर्स। तो अब भाई दुनिया चांद पे जा रही है। अलीबाबा ने एक मशीन बना दी है जिससे वो उइघुर्स को पहचान सकते हैं ना, मतलब फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बनाया है दैट कैन इनेबल देम टू आइडेंटिफाई द उइघुर्स, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, उइघुर्स वहाँ पे माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है जो कि वहाँ पे रहते हैं। दे आर वेरी मच इन ट्रबल ऑल्सो, क्योंकि कल ही हमने देखा था एक न्यूज़ जिसमें ये देखा था कि उइघुर कम्युनिटी के लोगों से फोर्स लेबर कराया जा रहा है कॉटन की इंडस्ट्रीज में। कॉटन इंडस्ट्रीज में फोर्स लेबर कराया जा रहा है। तो दैट इज द थिंग विच दे आर फेसिंग। एंड वहाँ पर ऐसे में अलीबाबा ने एक क्या काम किया, फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें कि वो उइघुर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अलीबाबा की वेबसाइट में क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस शो कर रहा है कि ऐसा ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब कि अगर वो झूठ बोले बेचारे, अगर उइघुर कम्युनिटी का बंदा झूठ बोल के कि चाइनीज़ बोले और झूठ बोल के बोले कि मैं नहीं हूँ उइघुर, तो भी ये इन मशीन से पहचान लेंगे कि आप उइघुर हो और फिर फोर्स लेबर करवाएंगे वो कॉटन की इंडस्ट्रीज में।
यूएस ने कहा है कि दे आर होपिंग दैट दे विल बी हैविंग गुड रिलेशन विद द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. गवर्नमेंट प्लान्स $60 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन टू बोल्स्टर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर. अब देश में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने $60 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की है. सेंटर एम्स टू रेज नेचुरल गैस शेयर. अभी जो नेचुरल गैस का शेयर है वो 6% है, तो 6% से बढ़ा करके 15% करने का एम है प्राइम मिनिस्टर का 2030 तक, है ना. गैस का शेयर जो है वो 6% चल रहा है, उसको बढ़ा के कितना परसेंट, 15% करने की फिराक में है प्राइम मिनिस्टर बाय 2030. तो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ऐसा कहा कि $60 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फॉर क्रिएटिंग गैस इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री टिल 2024 एंड गैस शेयर in the energy mix is expected to rise to 15% by 2030. एनर्जी मिक्स क्या है, मतलब कि अलग अलग सोर्सेज से कितना एनर्जी आता है. इनफैक्ट एनर्जी मिक्स इज द टॉपिक इन ज्योग्राफी ऑप्शनल एज वेल. तो अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया है तो एनर्जी मिक्स उसमें से एक टॉपिक है, और इस चीज़ को आप उसमें लिख सकते हैं, उस पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा, है ना. Currently the gas accounts for 6% in the country's total energy mix. अभी टोटल एनर्जी मिक्स का 6% ही गैस है. बाकी क्या क्या है आप मुझे बताइएगा, बाकी क्या क्या है, ठीक है. तो नाउ दिस विल बी अ गुड थिंग कि 6% से बढ़ा करके 15% किया जाएगा बाय 2030 और लगभग $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा. अभी रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड नेचुरल लेवल गैस ट्रेडिंग प्लांट वाज अनवील्ड, है ना. जून में ही अनवील किया गया था टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट रोबस्ट गैस मार्केट एंड फोस्टर गैस ट्रेडिंग इन द कंपनी. तो गैस ट्रेडिंग इन द कंट्री को प्रमोट करने के लिए भी पहला ऑटोमेटेड नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लांट भी बनाया गया था जून में, है ना. कहाँ बनाया गया था ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन में, लो, है ना. ये न्यूज़ मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स. सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक आवर वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.